बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज यौम आज़ादी है और यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। हर तरफ नौजवान सब्ज़ परचम लहराए, मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाले, सड़कात पर शोर गुल मचा रहे हैं। और तो और हमारी नौजवान बच्चियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें भी जश्न आज़ादी को निहायत खूबसूरत अंदाज में मना रही हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है, जश्न आज़ादी को मनाया जाए, भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जाए, लेकिन उन कुर्बानियों को न भूला जाए कि ये आज़ादी हमें फूलों की प्लेट में नहीं मिली, बल्कि लाखों लोगों के खून के बदले में आज़ादी मिली है। आज हम आपको एक ऐसे ही 90 साला बुज़ुर्ग, जिन्होंने हिंदुस्तान को टूटते हुए और पाकिस्तान को बनते हुए अपनी आंखों से देखा, पाकिस्तान बनने के और इंडिया के टूटने के ऐनी शाहिद हैं, तमाम वाक़यात अपनी आंखों से देखे। यहाँ तक कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को बिल्कुल आमने सामने, जैसे आप और मैं इस वक्त आमने सामने हैं, इन बाबा जी ने भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को अपने सामने बिल्कुल करीब में देखा, मिले और उनकी गुफ्तगू सुनी। आज हम आपको इनका तारुफ भी करवाते हैं। नाम इन बुज़ुर्ग का मोहम्मद ज़की कुरैशी है। इनकी उम्र इस वक्त 90 साल के लगभग है। जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त ये जिद्दोजहद आज़ादी में शामिल थे। उस वक्त इनकी उम्र 18 से 19 बरस के लगभग थी। मैं बाबा जी की तरफ बढ़ूँगा बिला ताख़ीर कि इनकी ज़बानी सुनिए कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान के हिजरत के वक्त कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कैसे कुर्बानियाँ दी। ये इंटरव्यू बुनियादी तौर पर 2 सवालों पर मुश्तमिल होगा। एक, पाकिस्तान बनने की तारीख़ कि पाकिस्तान बना कैसे, और फिर लोग हिजरत करके पाकिस्तान में आए कैसे। इंतहाई दर्दनाक कहानियाँ हैं दोनों, और ये दोनों कहानियाँ आज हम मोहम्मद ज़की कुरैशी साहब से उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपना नाम और अपना तारुफ करवा दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद ज़की है और मैं दिल्ली में वैसे रहने वाला, मैं पटियाला स्टेट को हूँ जी, लेकिन मेरे वालिद साहब बहुत मेरी छोटी उम्र में फौत हो गए थे। सही। मैं उसके बाद अपने बहन हुई के साथ दिल्ली में रहता था। सही। मेरे बहनोई जो थे वो ओवरसियर थे PWD में। सही। और वो ख़ास कर उनकी स्पेशल ड्यूटी कायद-ए-आज़म के साथ थी। सही। मैं क्योंकि उनके साथ रहता था, बहनोई के साथ काम भी सीखता था और उनके साथ काम भी करता था। सही। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कायद-ए-आज़म साहब से बहुत ही करीब कर मुलाकात का मौका मिला। सलाम भी मैं उनको करता था। सही। और वो बड़े उससे जवाब देते थे। सही। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मेरी सोर्स क्या थी वहाँ तक। बिल्कुल सही है कि आपके बहनोई के ज़रिए वो कायद-ए-आज़म के करीबी साथियों में थे। हाँ जी। उनको जिम्मेदारियाँ थीं, इसलिए हाँ, उनकी ड्यूटी ही ये थी कि वो कायद-ए-आज़म के पास काम करते। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 18 साल के करीब, 18-19 साल मेरी उम्र थी। सही। और हम दिल्ली जोधपुर मैस में रहते थे। इंडिया गेट, वहाँ जो इसका दिल्ली का इंडिया का दारुल हुकूमत है, वो ऑफिस है गवर्नर हाउस,
वो इंडिया गेट पे है। सही। उसके उस वो बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड है। सही। उसमें तकरीबन तमाम रियासतों की कोठियाँ वहाँ हैं राजों की। सही। मैं जोधपुर मैच में मेरे बहनोई को क्वार्टर मिला हुआ था, मैं उसमें रहता था। सही। आपके बहनोई का नाम क्या था? मोहम्मद इखलाक। मोहम्मद इखलाक। जी हाँ, वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आने के बाद भी उनकी ड्यूटी कायदे के साथ ही थी, क्योंकि कायदे आज़म साहब जब दिल्ली से चले हैं तो उन्होंने स्पेशली लियाकत अली ख़ान साहब को कहा कि इखलाक को साथ ले लो, नहीं वहाँ काम नहीं चलेगा। सही। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या था? पीडब्ल्यूडी जो है ये किस चीज़ का? ये जैसे यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सही, म्यूनसिपल का। इसी पब्लिक ऑफिस था वो। अच्छा, वो पब्लिक ऑफिस था। सही। अच्छा, आप हमें ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि जब पाकिस्तान बना तो आपने क्या देखा, कैसे बना पाकिस्तान, क्या हालात वाक़यात थे उस वक्त? पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म साहब की तहरीक तो चली रही थी जी। उसके लिए बहुत लड़ाइयाँ झगड़े अक्सर हिंदू मुस्लिम के होते रहते थे। सही। और उसी में मैंने खाकसारों को भी देखा है। सही। कायदे आज़म से पहले खाकसार तारीख थी। सही। जो बहुत ज़ोर से चली और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बेल्चों से लड़ाई की। अच्छा। बेलचा जो से ये जी, मिट्टी उठाते उठाते ये थे उनके पास, ये आगे कर लेते थे, गोलियां उस पर लगती थी। सही। मैंने वो भी देखी है लाहौर में, जिस लाल मस्जिद पे गोली चली है और खासकर उस लाल मस्जिद में सही पनाह ली हुई थी। सही। बहरहाल ये पाकिस्तान जब बना है 14 अगस्त को अनाउंस हुआ है, जी अनाउंस हुआ, तो मेरे बहनोई जो थे वो कैद के साथ ही वहाँ से कराची रवाना हो गए। सही। जब ये जाने लगे तो मैंने कहा बहन मैं, उन्हें कहा चल मेरे साथ तू भी। मैं इनके साथ उसी ट्रेन में वाया बठिंडा हम कराची पहुँचे। सही। कराची आए तो कराची आने के बाद यहाँ कोई रहायश का इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ टेंट थे। सही। टेंटों में रह रहे थे। सही। जितने महाजर आ रहे थे सब टेंटों में रह रहे थे, यहाँ तक के ऑफिस भी टेंटों में ही लगते थे। सही। और बैठने के लिए उस कराची में जब आए हैं हम, तो हमने देखा जितने भी क्लर्क थे वो तड्डियाँ ये होती है जी बनी हुई इसकी खजूर के पत्तों की, इन तड्डियों पे बैठकर काम करते थे, अपनी साथ लेके आते थे बगल में दबा के। सही। और पेंसिल कागज़ अपनी जेब से खरीद के लाते थे, इतना जज्बा था लोगों में। सही। वो ये नहीं कि दफ्तर से लेंगे, ये वो सब अपना इंतज़ाम करके आते थे और वहाँ काम करते थे बैठ के। अच्छा, आपको कोई ख़ास वाक़या जब पाकिस्तान बन रहा हो और वहाँ पर कोई ख़ास वाक़या जो अब भी आपको याद हो? मैं क्योंकि 14 अगस्त को कराची में था जी। 14 अगस्त को मैंने कायदे आज़म को ताजपोशी हुई तो हल्फ उठाया उन्होंने जी। वो मैंने अपनी आंखों से देखा। लियाकत अली ख़ान साहब को भी देखा, उनकी बेगम से भी बहुत ताल्लुकात थे, क्योंकि मेरी बहन जो थी वो बेगम राना साहब के साथ बहुत मिक्सअप थी, कढ़ाई वगैरह काम करने के लिए उनके साथ रहती थी और इसीलिए मेरा उनसे बहुत ज़्यादा राब्ता रहता था। सही। और उसके बाद मैं वहाँ से 14 अगस्त को वो जश्न देखा मैंने, उसके बाद मैं वहाँ से दिल्ली आ गया। वहाँ से दोबारा आप दिल्ली चले गए? दिल्ली चला गया। अच्छा। क्योंकि मेरी बहन वहाँ थी, मालदा मेरी वहाँ थी, दूसरी बहन मेरी वहाँ थी, इसलिए। यानी पहले आपने जो सफ़र किया वो इखलाक अहमद के साथ, कायदे आज़म के साथ आपने सफ़र किया। हाँ जी। यहाँ कराची आ गए। हाँ जी। और ताजपोशी के बाद फिर आप दोबारा दिल्ली चले गए। हाँ दिल्ली चले। और इखलाक अहमद कराची में रहे? हाँ जी, वो वहीं रहे। सही। उन्होंने मुझे
हदायत की कि तुम अपनी बहन को लाहौर किसी तरीके से भिजवा देना। उस वक़्त ये ख्याल नहीं था कि ये कत्ल गरत होगी, तो कहने लगे तुम लाहौर पहुंचा देना, क्योंकि लाहौर में मेरी भांजी थी, उनका शौहर रेलवे में था। सही। उसे कि फिर वो मुझे बहन को कराची पहुंचा दिया। तो मैं इस गरज से वापस चला गया। सही। वापस गया तो वालदा ने मेरी ने कहा कि तू क्योंकि काम सीख रहा है इसलिए तू लाहौर ना जा, मैं इनको बच्ची को छोड़ आती। जब मेरी बड़ी बहन ने कहा कि मैं छोड़ने के लिए अम्मी मेरे साथ जाएंगी, तो मेरी छोटी बहन वो भी शादीशुदा थी, उसका शौहर भी वही था। सही। तो उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे सही। लाहौर, वापस आ जाएंगे। तो वालदा ने कहा मैं 2-3 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। तो ये सरवर भी मेरा बहन हुई जो आज यहीं फौत हुआ है, चौधरी गुलाम सरवर जी। तो ये वहाँ से लाहौर आ गए, मैं अकेला घर में रह गया। आपके घर वाले हमशीरा वालदा वो ये पाकिस्तान सब लाहौर आ गए। हाँ, मेरे आप दिल्ली में बहन अकेले रह गए। मेरे भांजे सब सही। सबको मैंने दिल्ली रवाना कर दिया, दिल्ली से रवाना कर दिया। लाहौर रवाना कर दिया। और कि भाई ने ऐसे कहा है सही। आप ऐसे चली गए। वो मेरा ख्याल है 18 मेरे कराची से वापस आने के मेरा ख्याल है 8 दिन बाद बहनों को मैंने भेजा। सही। जब ये आए वो आखिरी ट्रेन थी जिसमें ये आए, उसके बाद कोई ट्रेन खाली नहीं है, सब कत्तो कारत होती। अच्छा, ये जो ट्रेन आई जिस पे आपके अहले खाना हाँ आए, जी। ये पहली पूरमन आखिरी पूरमन ट्रेन थी जो हाँ यहाँ जी, पहुंची। ये लाहौर के लिए चली थी सही। दिल्ली से सही। स्पेशल। सही। उसमें इनको मैंने भेज दिया था। सही। ये आए, ये सही सलामत पहुंच गए। ख़तरा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। सही। ये सही पहुंच गए। तो क्योंकि मैं स्टेशन पे पता करता रहा कि ट्रेन पहुंच गई, क्योंकि इधर उधर से कत्ल गरत हो रही थी। सही। जब ये पता लग गया कि पहुंच गए, मेरे मामू थे दिल्ली में, मेरी खाला थी दिल्ली में, मेरे खालू थे दिल्ली में, तो वो मुझसे पूछते थे भाई पता करो कि वो पहुंच गए हैं, कहीं रास्ते में तो नहीं कुछ गड़बड़ होगी। तो वो पता चला कि वो ट्रेन से ही पहुंच गई। उसके बाद दूसरे दिन जो भी ट्रेन गई वो कत्ल हो गई अम्बाला छावनी में। अम्बाला छावनी में ख़त्म हो गई वो। सही। फिर तो वह कत्ल शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। मैं जोधपुर मैच में था, मुझे मेरी वालदा वगैरह के जाने के तीसरे दिन मुझे वहाँ जो चौकीदार था, सिख था वो, उसने मुझे कहा कैसी तू आज रात को यहाँ ना रहना। मैंने कहा क्यों सरदार जी क्या बात हो गई? मैंने कहा बात यह है मैं तुम्हारे बहनों से बहुत कुछ सीखा हूँ, मेरा तुम्हारा लिहाज है, आज रात को यहाँ हमला होगा और यहाँ जितने मुसलमान हैं सब ख़त्म कर दिए जाए, तुम यहाँ से चले। मैं उसी वक्त उठा, मैंने सोचा मैं पहाड़गंज चला जाऊँगा, खाला मामू वहाँ हैं, वहाँ चलूँगा। मैं वहाँ से अपनी साइकिल उठा के निकला। जब मैं वहाँ पहाड़गंज पहुँचा तो मैं सीढ़ियाँ ही चढ़ा, मैं ऊपर नीचे दुकानें थी, ऊपर रहते थे, चौबारा था। मैं वो सीढ़ियों पे खून ही खून पड़ा हुआ, तो मैं कुछ झिझका, लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ा ना जी तो कोई ज़िंदा नहीं था। मेरी खाला, सास, बहन, भाई सब कत्ल हो चुके थे। यानी खाला की बहन, वो भी आपकी खाला की बेटी, खाला की बेटी। अच्छा। खालू मेरे, खालू में। अच्छा। वो सब
कत्ल हो चुके थे। कत्ल हो चुके, मामू मामानी सब, ये उनके बच्चे सब कत्ल। सही। वो क्योंकि वो चबारा ऐसा था कि उसके बैक साइड पे सिख रहते थे। खन्ना टाकीज थी उसके पीछे, सिनेमा थी। खन्ना खन्ना टाकी सिनेमा का नाम था। सिनेमा थी। सही। वो उस पे से लोग वो सिखाए आके वो मार गए। वहाँ से मैं फिर मायूस होकर वापस आया। वापस आने का मुझे कोई जगह नहीं मिल रही, रात हो गई। तो फिर मेरे दोस्त समझें या रिश्तेदार समझ लें, वो फायरवर्क गेट में थे, मिस्टर सिद्दीकी, उनके पास मैं गया। और उसने कहा तू कहाँ फिर रहा है? वो मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गए। उन्होंने कहा बाहर नहीं निकलना। उसने मुझे हिफाजत से रखा। वहाँ मैं रहा। वहाँ मैं तकरीबन कोई 10-11 दिन वहाँ रहा। सही। सिद्दीकी के पास। उसके बाद वो मुझे अक्सर ले जाता था अपनी गाड़ी में। तो वहाँ देखते थे तो वो सिखों को मारना यूँ समझते थे, मुसलमान जिसके पास कोई असला है बस मार दो। वो उनको मारते थे, वो उनको मारते। सिखों के साथ ज़्यादा जो महाजर सिख गए थे उन्होंने ज़्यादा कत्ल कारत की, सही। क्योंकि वो इधर कत्ल हुए थे, इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे। उसके बाद वहाँ से अब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँ। कोई रास्ता तो मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। मुझे पता चल रहा था कि ट्रेनें कत्ल हो रहे हैं। सिद्दीकी मुझे कहता था मैं तुझे इजाज़त नहीं देता जाने की, तू अपनी मर्ज़ी से चला जा। तो उसके बाद मैंने सोचा मैं पटियाला चला जाऊँगा अपने आबाई घर। हाँ जी, वो जहन में पुख्तगी तो थी नहीं और पुख्तगी हो भी नहीं सकती थी। ऐसे हालात ऐसे थे, आदमी कुछ सोच नहीं सकता। सही। क्योंकि आप सड़क पे निकले, यहाँ लाश पड़ी है, यहाँ पड़ी है, कुत्ते तक लाश नहीं, गोश्त नहीं खाते। ऐसे लाशों का गोश्त कुत्ते भी नहीं खाते थे। कुत्ते भी नहीं खाते। इतनी लाशें थी। इतनी लाशें। सही। आज यहाँ कत्ल हो रहा है, आज वहाँ ये हालत थी। उसके बाद मैं पटियाले चला गया। इतने मरे हुओं को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं करता था। मेरा ये चाहता था मैं कहीं भाग जाऊं। मैं वहाँ से फिर पटियाले आता। मुझे क्या पता पटियाले में क्या हुआ है। सही। जब मैं स्टेशन पे उतरा तो मेरे जिस्म पे सिर्फ एक नीकर थी, एक बनियान था और कुछ नहीं था। पाँव से नंगा था मैं वहाँ जब उतरा तो मुझे एक सिख ने मुझे आके पकड़ ली। पकड़ कर उससे कहा तू कहाँ आ गया? वो पकड़ के मुझे स्टेशन के वो जो स्टेशन मास्टर का कमरा होता उसमें ले गया। वो मेरे वालिद साहब का दोस्त था। सही। उससे कहा मुझे शेख के बहुत एहसान है मुझ पे, तू कहाँ आ गया यहाँ? यहाँ तो कोई मुसलमान बाकी नहीं, सब खत्म हो गए। बाकी जो हैं बहादुरगढ़ किले में चले गए हैं, वहाँ नहीं तुम जा सकते। वो मुझे गुसल खाने में बंद करके बाहर ताला लगा के, मैंने सोचा अब बस मेरा वक्त आ गया, मैं मर जाऊंगा और क्या हो सकता। मैं रो रहा था बैठ के। उसके बाद रात को 10 बजे उसने मुझे आया के दरवाज़ा खोला। उसकी बीवी उसके साथ, उससे मुझे प्यार किया। उसे कर रो नहीं बेटे, हम तुझे पाकिस्तान पहुँचाए। उन्होंने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद उसने कहा देखो अहमे हक आ रहा है। मेरा फूफी साथ भाई था, वो अम्बाले से चल रहा था ट्रेन में, गार्ड था वो। सही। उसने कहा अहमे हक आ रहा है गाड़ी लेके, सही। मैं तुम्हें उसके हवाले करता हूँ। सही।
तो मुझे हौसला हो गया कि चलो कोई एक बंदा मेरा मिल भाई गया है। तो आ रहा है। ये रात को 2 बजे के करीब वो गाड़ी आई, घुस ट्रेन थी, उसमें एमएफ साहब आया। एमएफ साहब को जब उसने बताया, वो आया कि मुझे प्यार किया हो, कहा कोई बात नहीं मेरे साथ चल। वो वहाँ से मुझे बठिंडे ले आए, वहाँ से बिठंडे ले गए। क्योंकि गाड़ी बठिंडे आ रही थी, वो बठिंडा ले आए। बठिंडा इंडिया का बहुत बड़ा जंक्शन है। सही। बठिंडे लाने के बाद वहाँ से लाहौर के लिए स्पेशल चल रही थी। सही। अब मैंने साहब ने कहा कि भाई तुम गाड़ी से नहीं उतरना, मेरे डब्बे में बैठे रहो, मैं ज़रा जा रहा हूँ, अभी आता। वो अपने वो बैग लेके, कागजात लेके स्टेशन मास्टर के पास चले गए। तो मैंने सोचा लाहौर ट्रेन जा रही है, मैं इसमें बैठ। उनको नहीं पूछा मैंने, मैं ऐसे देखा तो लोग छुरियाँ चाकू लिए फिर रहे सिख। मैं भागता हुआ उस ट्रेन के पास पहुंच गया। सिर्फ प्लेटफार्म के इस साइड वो ट्रेन खड़ी थी, इधर मैं था। मैं थोड़ा सा फास रहा, मैं भाग के उधर गया। उधर जाके मैं उस ट्रेन में घुस गया। उसका में इतना रश था कि जगह नहीं थी बैठने की। सही। तो मैंने कहा कहाँ बैठूँ मैं। तो उस वक्त ट्रेनों की सीटें जो होती थी लंबी लंबी होती थी, फट्टियाँ होती थी, टीटी लगी हुई, ऊपर से देख सकते थे आप नीचे क्या है। सही। मैं एक सीट खाली थी नीचे से, मैं नीचे घुस गया ये सोच के कि नीचे जगह है। मैं नीचे घुसा, घुसते घुसते मुझे काफ़ी जगह मिल गई, मैं अंदर लेट गया। मुझे इतना पता है मैं अंदर लेटा हूँ। उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर निकलूँ, क्योंकि ट्रेन वहाँ से चली। मैंने अब एमएफ साहब को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब मैं ये सोचा मैं लाहौर पहुँच जाऊँगा, लेकिन ट्रेन वहाँ से चली बहुत जू की चल, बहुत सहजता। रास्ते में सिख चढ़ते, मारते, कूदते, सामान लूटते चले जाते। यहाँ तक लोग कत्ल, डब्बे में कत्ल हो रहे हैं। मैं नीचे पड़ा हुआ था, ऊपर जो आदमी कत्ल हो रहा है उनका खून मुझ पे गिर रहा है गर्म। मुझे पता लग रहा है कि मेरे जिस्म पे खून गिर रहा है, लेकिन इतनी दहशत थी। 3 दिन उस ट्रेन में मैं लेटा रहा, दिन रात। 3 दिन में वो कसूर पहुंची। वहाँ से बहुत थोड़ा रास्ता है, 4-5 घंटे का, लेकिन वो ट्रेन ऐसी चल रही थी, रुक जाती थी, चलती थी, वो जैसे सिख चाहते थे वैसे जाते। जैसे कसूर पहुँचे हैं तो लोग देखते तो कलमा पढ़ते, लाशों को निकालना शुरू किया। तो मैं इसलिए कि वो हिंदू भी आते थे, पहले कलमा पढ़ते थे, शोर मचाते भी, जो जिंदा है वो उठ के, तो कोई निकलता होगा तो वो मार देते। मुझे पता नहीं, मैं वहीं पड़ा हुआ। जब कसूर ट्रेन से सारी लाशें निकाल लें तो एक ने कहा ये एक लाश नीचे पड़ी है। उन्होंने मेरी टांग पकड़ के खींच दिया। मैं बाहर पहुंचा हूँ तो मैं हिल नहीं सकता था, इतना खून मेरे ऊपर गिरा हुआ था। तो मैंने मुंह खोला, मैंने उससे कहा कहाँ आ गया मैं। उसने कहा तुम कसूर में हो भाई, पाकिस्तान में आ गए हो। वो सब कह रहे हाथ नहीं लगाओ, इसे जख्मी है। मैंने कहा मुझे जख्म नहीं है, खून है मेरे पे गिरा हुआ। तो आदमी ने कहा इसे पानी में बिठाओ। वो मुझे नलके के नीचे ले गए, पानी डाला मेरे पे, पानी डाल के मुझे साफ किया तो मैं होश में आया। 3 दिन मुझे ना पेशाब आया, ना टट्टी की तहारत हुई, ना भूख लगी, ना प्यास लगी। खौफ के उस आलम में इतना खौफ था मुझे। उसके बाद उनसे निकाला, मैंने उनसे कहा
भाई मुझे यहाँ पावर हाउस पहुँचा दो। उसने बोला वहाँ कौन है भाई तुम्हारा पावर हाउस में? मैंने कहा वहाँ जो एसपीओ है वो मेरा अजीज़ है। उसने कहा अच्छा। उन्होंने फ़ोन करके बताया तो वहाँ जो थे वो मेरे रिश्तेदार थे, वो एसडीओ साहब वो आ गए गाड़ी लेके, वो मुझे ले गए, वो मुझे लाहौर ले कर आए। कसूर से फिर आप लाहौर पहुंच गए? वो लाहौर ले के आए मुझे। लाहौर लाने के बाद उन्होंने मुझे मुगलपुरा लालपुर पे उतारा। वहाँ मेरी भांजी का घर था, जहाँ मेरी वालदा वगैरह गई पहुँची हूँ। मैं जब वहाँ उतरा हूँ मैंने उससे कहा भाई बड़ा शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। वहाँ से थोड़ा सा मकान था। मैं जब गया हूँ नहर के साथ साथ चलता रहा, आगे पहुँचा वो लालपुर के पास क्वार्टर था। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मेरी वालदा ने मुझे देखा तो सजदे में गिर गई। वो तो समझे जो मर गया, कैसे आ सकता है। बहरहाल उनसे मिला, मिलने के बाद पाकिस्तान में पहुंचा, वहाँ बहनोई से पूछा। उसके बाद कहा भाई चलो भाई कोई मकान देख लो भाई, यहाँ गुजारा नहीं है क्वार्टर में। उसने कहा तू आ गया अब चलते हैं। मैंने आराम नहीं किया, फिर उसके साथ मैं अपने बहनोई के साथ शहर की तरफ चला। किशन नगर में आके हमने एक मकान मंदिर देखा। मंदिर में रात गुजारी हमने, मेरी वालदा, मेरी बहन छोटी और बहनोई और मैं, हम 4 आदमी वहाँ रहे। वहाँ के बाद फिर इधर उधर फिरता रहा। फिर मैंने सिनेमा में नौकरी कर ली, लाहौर में ही? लाहौर में रीगल सिनेमा में। उस पर रीगल चौक के ऊपर ही है वो सही सिनेमा। वो WZ अहमद साहब को मिली थी, फिल्म एक्टर थे। WZ अहमद डायरेक्टर भी हैं। सही। उसको और मसूद को, सही। इनको वो सिनेमा अलॉट हुई थी। तो मुझे वहाँ ले जाने वाला शमीम साहब थे, चिंगारी रिसाला निकालते थे वो लाहौर में। चिंगारी? वो वालिद साहब के दोस्त थे, उन्होंने मुझे वहाँ नौकरी दी। सही। वहाँ मैं 1 साल नौकरी की। सही। उसके बाद मैं फिर कराची आ। फिर आप कराची आ गए। इस दौरान अखलाक अहमद से आपका रब्ता नहीं हुआ? वहाँ मेरा रब्ता नहीं हुआ। उसके बाद जा गया तो वो उस वक्त भी टेंट में ही रहते थे 1 साल। अच्छा। टेंट में ही मैं गया हूँ। बल्कि बीच में मैं फिर गया हूँ जब कायद आज़म की डेथ हुई है। जब कायद आज़म की डेथ हुई, जिस वक्त ये बीमार हुए हैं ना कायद आज़म जी, इनको कोटा शिफ्ट किया गया। शिफ्ट किया। उस वक्त मैं बहनोई के पास गया था। तो वो वहाँ कोटे गए तो बहनोई वहीं रहे कराची, क्योंकि वो बीमारी की हालत में गए थे। फिर वहाँ से वापस आ गए। कायद आज़म से मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे याद है। तो जब कायद आज़म साहब गवर्नर हाउस में रहते थे तो एक बार मिस्टर कपाटिया थे मिलिट्री सेक्रेटरी। मिस्टर कपाटिया थे मिलिट्री सेक्रेटरी थे। वो आए, उसने कहा इखलाक तुम्हें कायद आज़म बुला रहे। तो वो गए तो साथ मैं भी चला। हाँ, मैं ऐसे गया, जाकर बहनों ने मेरे सलाम किया। मैंने कहा इखलाक ये अलमारी को देखो। बहनों ने ऐसे देख कर, नहीं इसको पकड़ के देखो। बहनों ने पकड़ के हिलाई, वो हिल गई। वो जब ऐसे हिली ना, खिट से आवाज़ आई। तो जब ये खट से होती है मेरे जहन से सब कुछ निकल जाता है, लिहाजा इसको हिलने से रोको। मैंने कहा ये अभी रोक दे। तो उन्होंने एक फाइल का एक टुकड़ा, फाइल साबित नहीं थी बल्कि एक टुकड़ा था, वो पड़ी हुई थी।
वो उठाई, फाड़ने लगे। काजी जादू ने हाथ पकड़ लिया, कहा इखलाक, इसको दूरी करो, ये डाक जाने के काम आ सकता, इसको इस्तेमाल ना, फाड़ो ना, तुम सिगरेट का पैकेट लाओ कहीं से। यानी उनकी समझ इतनी थी कि उस टुकड़े को भी उन्होंने सेव किया। सही। वो फिर मुझे कहा जाके सिगरेट का पैकेट लाओ बाहर से। मैं बाहर से सिगरेट का पैकेट लेके गया, वो लगाया, तो फिर कायदे आज़म ने कहा सिगरेट। ठीक है, मैं उनकी सोच की बात बता रहा हूँ। कायदे आज़म साहब, मैंने उसके बाद मैंने बेनोई के साथ ही रहता था मैंने उसके बाद लियाकत अली खान साहब गवर्नर बने, वज़ीर आज़म बने, ये बने, इनको भी देखा, ये पिंडी शहीद हो गए। फिर उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब, वो बहुत शफीक आदमी थे, उनको भी देखा मैंने, उनकी बल्कि मुर्गियों के डड़बे बनाए मैंने। उनकी मुर्गियों के डड़बे बनाए, वो डड़बे मुर्गी रखते थे। ख्वाजा साहब मुर्गियों का बहुत शौक़ रखते थे, मुर्गियाँ रखें तो उन्होंने कहा इखलाक, मुझे ऐसे डड़बे बना के दो जो सस्ते हों, बिल्कुल कम खर्च, क्योंकि टेम्परेरी मुलाजमून है, पता नहीं कब चला जाए। सही। बहनोई हंसे, तो बहनोई मुझे कहने लगे यार क्या कैसे बनाए, तो मैंने उनसे बहनोई से कहा जी टाट के बना देती हैं, उसके ऊपर सीमेंट का फुआरा मार देते हैं, वो सख्त हो जाएंगे, वो मुर्गियाँ उसमें रहेंगी। मैंने वो बनाया। तो ख्वाजा साहब, मैं जब भी जाता था ख्वाजा साहब अंडे तो अंडे देते थे, तो अंडा देते थे। मैंने वैसे ही कह दिया, अरे ख्वाजा साहब यूँ क्यों करते हैं? मुझे कहा तुम बच्चे नहीं निकलो, इसलिए कर, ये कीमती मुर्गियाँ हैं, इसकी नस्ल मैं किसी को नहीं देता। सही सही। अच्छा, कायदे आज़म का पाकिस्तान है नहीं, कायदे आज़म का पाकिस्तान ये और आज का पाकिस्तान, ज़मीन आसमान का। क्या फ़र्क देखते हैं? उस वक्त हर एक का जज्बा था एक दूसरे की मदद। कोई ऑफिस में आपने किसी वजीर से मिलना है, बिला खटक जाके मिल जाए, कोई रोक नहीं ठोक नहीं, जो बड़े आराम से चले जाएं, जाके मिल। मैंने हमारे उस वक़्त के वज़ीर जो थे वो भी बहुत शफीक थे। नस्तर साहब बहुत ज़्यादा वो थे। नस्तर साहब के पास मेरे बड़े मामू सेक्रेटरी थे उनके, नस्तर साहब के। तो मैं जब भी जाता, नस्तर साहब वज़ीर थे इंडस्ट्री के, इनके पास दालें घी ये बहुत कुछ आता था। मैं जब जाता था वो कहते भाई सही इसको बच्चे को कुछ दो, तो वो वहाँ से बहुत से मुझे वो दे देते, सामान दे देते, सामान देते। मैंने उनको भी देखा, गुलाम मोहम्मद को भी देखा। गुलाम मोहम्मद को आज लोग बुरा कहते हैं, बुरे नाम से याद करते हैं। जी बिल्कुल सही है, लेकिन वो इतना काबिल शख्स था, उसकी मुझे अच्छी तरह याद है। मैं कराची में उस वक़्त कस्टम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता, कोई फर्क नहीं, एजेंट था, एजेंट की हैसियत से काम करता था मैं। तो ये पुरानी पोर्ट थी, उसके ऊपर एक जहाज़ उतरा, उसमें से कुछ कपड़े की मशीनरी आई, कलेक्टर ने पकड़ ली,
अखबारों में भी आ गया कि ये स्मगल होके आया। गुलाम अहमद गया, पर्चन खुद पहुंचा और जाके कलेक्टर को कहा कि तुमने ये क्या किया, क्यों पकड़ा? कहा ये स्मगल किया। उसे कितनी ड्यूटी मिलती? ये मेरी आंखों के सामने की बात है। उसे कितनी ड्यूटी मिलती? चंद पैसे। तुम्हारा क्या गया? ये जो मशीनरी आई है कितने की होगी? तुमने फौरन दिया है, कुछ दिया है? मुफ्त में आई है ना, आने दो। ये पोर्ट बिल्कुल नज़रअंदाज कर दो, जो कुछ आता है आने दो। तुम्हारा पैसा तो नहीं जा रहा, जो बाहर पैसा है जिनका वो लेके आ रहे हैं। ये तो तुम्हारे पास मुफ्त में आ रही है, भाई इसको आने दो। सही। वो उससे पहले सिर्फ हमारे पास एक कपड़े की मिल थी। उस स्मगल से हमारी 10 फैक्ट्री लगी कपड़े की, 10 मिल लगी। अच्छा बाबा जी, हम फिर थोड़ा सा वापस चलते हैं। जो पहली यौम आज़ादी की तकरीब हुई, जी हाँ, आप उसमें शामिल थे। जी हाँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब ताजपोशी की गई जी। और उन्होंने गवर्नर जनरल की हैसियत से जी हाँ, हलफ उठाया, हलफ उठाया। आप उस तकरीब में शामिल थे। हाँ जी। उस तकरीब का हमें बताइएगा, ये 14 अगस्त को हुई थी या 15 अगस्त को हुई थी? थोड़ा तफसील 14 अगस्त को जी, अनाउंस ही 14 अगस्त को हुआ था और ये हलफ भी 14 अगस्त को ही उठाया था। हलफ भी 14 अगस्त को ही उठाया था। सही। 15 को इंडिया ने उठाया था। सही। गांधी साहब ने 15 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाया। और हमारा पहला जो डाक टिकट है, हमारा पहला डाक टिकट जो है, जो जारी किया गया, जी। जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था, उस पर जो तारीख दर्ज है वो 15 अगस्त 1947 की है। अब भाई ये तो इनकी मर्जी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 14 अगस्त को बड़े धूमधाम से पोलो ग्राउंड में ये जश्न मनाया गया। पोलो ग्राउंड में। सही। गवर्नर हाउस के बैक साइड पे पोलो ग्राउंड, सही। उस पे ये स्टेज बना था कायद आज़म के लिए, वहाँ ये। अच्छा, वो जो आप वाक़या बता रहे थे कि आप और कायद आज़म बिल्कुल आमने सामने और बड़े करीब से। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे जैसे अब बैठा हूँ, इतना ऊंचा स्टेज था जिस पे वो बैठे थे। सही। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके बैठ गया। मुझे कोई रोकता नहीं था क्योंकि मैं हाउस का ही आदमी कहलाता था। सही। नाज़रीन कराम, आज हमने आपको अपने एक बुज़ुर्ग से मिलवाया। दौरान इंटरव्यू ऐसे मरहले भी आए कि आंखों से आंसू रवा हो गए। एक दर्द भरी दास्तान जो इन्होंने हमें सुनाई, दरअसल पाकिस्तान की यही कहानी है। इन्होंने अपने मामू, ममानियों, खालों, खालाओं को, बहनों को कत्ल होते हुए अपनी आँखों से देखा और यहाँ तक कि उनके लाशें संभाले नहीं गए। और फिर एक ऐसी ट्रेन में सफ़र किया जहाँ पर लाशों का खून इनके ऊपर गिरता रहा और फिर कसूर में लाश समझकर जब इनको निकाला गया, 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिन बोलो बरात से बगैर, खाए पिए बिना, वहशत और दहशत का आलम। दरअसल ये पाकिस्तान की कहानी है। नई नस्ल नगारे बजाते, सड़कों पर साइलेंसर खोले, मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी में भगाते नज़र आती है। उनको दरअसल इन कहानियों से रोशनास कराने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है ये जश्न आज़ादी जो हम मनाते हैं, ये जश्न आज़ादी ऐसे नहीं मनाया गया। उसके पीछे लाखों लोगों का खून, लाखों घराने तबाह, हज़ारों घर तबाह, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी तबाह हुई है। कम तब से जाके
ये पाकिस्तान बना है। जी कम से कम 6 लाख के करीब कत्ल। बाबा जी बताते हैं कम से कम जो लोग कत्ल हुए वो 6 लाख के लगभग हुए। बहरहाल इन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बड़े करीब से देखा, उनके वाक़यात भी इन्होंने हमें बताए और इस हवाले से जो है वो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाई है। आपसे एक ही इस्तदा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।